जय हिंद, जय भारत। राष्ट्रवंदना चैनल पर मैं प्रीतिका डॉक्टर प्रवीण सरोहा जी के साथ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद की क्रांति यात्रा के भाग 5 में हमने आज़ाद की ज़िंदगी से जुड़ी कुछ दिलचस्प घटनाओं के बारे में सुना। आज भाग 6 में हम बात करेंगे कैसे सैंडर्स वध के बाद आज़ाद लाहौर से सुरक्षित निकल आते हैं। इस कहानी को सुनाने के लिए एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं श्री प्रदीप देशवाल जी का। नमस्ते सर। नमस्ते प्रीतिका, आप दोनों को और इस चैनल के देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्ते। सर, हम सैंडर्स वध के बारे में तो हमने बहुत सुना है। कहते हैं उस दिन सैंडर्स के साथ साथ एक और भारतीय सिपाही भी मारा गया था, तो सर वो क्या कहानी थी? देखिए, वैसे तो इस घटना के बारे में प्रीतिका मैं आपसे ये कहूँगा कि अपने इसी चैनल पर, राष्ट्रवंदना चैनल पर युग दृष्टा भगत सिंह की अमर क्रांति यात्रा के नाम से पूरी एक वीडियो सीरीज़ है। उसमें कुल मिला के 53 वीडियोज़ हैं। एक 21 के साथ 21A भी है, तो वैसे जब देखते हैं तो भाग 52 तक दिखता है, लेकिन कुल मिला के 53 वीडियोज़ हैं। उसमें जो पार्ट 2 है, भाग 2 है, वो सैंडर्स वध की घटना को बहुत ही डिटेल से उसमें दिखाया गया है। तो दर्शक भाग 2 को यदि देखते हैं तो ऐसा लगेगा कि उस घटना को वो अपने सामने होता पा रहे हैं। बहुत डिटेल से उसको हमने मैप के जरिए दिखाया है, कब कहाँ कैसे क्या हुआ था। बहरहाल आपने पूछा है तो इतना बताऊं कि 17 दिसंबर 1928 की ये घटना थी। लाहौर में जो पुलिस हेडक्वार्टर था, ठीक उसके सामने ये घटना घटी थी। पुलिस हेडक्वार्टर के अपोजिट दूसरी तरफ डीएवी कॉलेज था। कॉलेज की जो दीवार थी, उस दीवार के उधर कॉलेज की तरफ चंद्रशेखर आजाद खड़े थे और सड़क पर भगत सिंह और राजगुरु थे। मारने गए थे स्कॉट को, जो सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हुआ करते थे लाहौर के। क्यों मारने गए थे? 30 अक्टूबर 1928 को जब लाहौर में साइमन कमीशन आया था, लाला लाजपत राय के नेतृत्व में उसका विरोध किया जा रहा था। रेलवे स्टेशन के पास ही बड़ी भीड़ थी, नारे लगाए जा रहे थे, पर पूरी तरह से शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो रहा था। सीनियर सुपरिंटेंडेंट पुलिस स्कॉट ने लाठीचार्ज का आदेश दिया और वो लाठियां जब पड़ी अंग्रेजों की, तो लाला लाजपत राय जैसे सीनियर देश के बड़े मान्य नेता को भी नहीं बख्शा गया। उन पर भी बड़ी लाठियां पड़ी थी और लाठी मारने वालों में एएसपी, असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस सैंडर्स भी शामिल थे। कुछ दिन के बाद लाला जी की डेथ भी हो गई थी। तो एक ऐसा उससे संदेश देश भर में गया था कि वो लाठियां जो पड़ी थी उनके शरीर पे, वो लाला जी की मृत्यु का कारण थी। बड़ी निराशा और रोष क्रोध का वातावरण देश भर में बना। तो उस अपमान का बदला लेने के लिए क्रांतिकारियों ने तय किया कि स्कॉट को मारेंगे। 17 नवंबर को लाला जी की डेथ हुई थी। लाठियां पड़ी थी 30 अक्टूबर को। 17 नवंबर को लाला जी की डेथ हुई। उसके ठीक एक महीने बाद 17 दिसंबर को स्कॉट को मारने ये लोग गए थे। तो वहां स्कॉट तो उस दिन आया ही नहीं था पुलिस हेडक्वार्टर। जेपी सैंडर्स जो एसपी था, वो अपनी बाइक पर बाहर जब निकलता है शाम को, तो इन्हीं का साथी क्रांतिकारी जयगोपाल, जो बाद में गद्दार निकला, वो वहाँ पे कई दिन से आता था। उसकी ड्यूटी लगी थी कि तुम पहचानो, जाके देखो कितने बजे स्कॉट आता है, कितने बजे वापस जाता है। तो जिस दिन उस पर गोलियां चलेंगी, तुमने वहाँ बैठ के निगाह रखनी, और जैसे ही वो ऑफिस से बाहर निकलेगा तुम इशारा करोगे और वहीं सड़क पे खड़े हुए भगत सिंह स्कॉट को मार देंगे। राजगुरु को लगाया गया था कि भगत सिंह पर अगर कोई आक्रमण करता है तो उससे निपटने का काम था शिवराम हरी राजगुरु का, और इन दोनों को वहां से फिर सुरक्षित निकालने का जिम्मा था आजाद का।
तो जयगोपाल ने जब इशारा किया, वो फिल्मों में आपने देखा होगा, तो स्कॉट तो था नहीं, वो बाइक पे निकला था, जेपी सैंडर्स। जयगोपाल ने इशारा किया। राजगुरु वो इतने जोशीले थे कि वो ये नहीं बर्दाश्त कर सकते थे कि पहली गोली भगत सिंह चलाएं स्कॉट पे। हालांकि उनको गोली चलाने ये ड्यूटी उनकी थी नहीं। बहरहाल तो उन्होंने सैंडर्स पे गोली चला दी। भगत सिंह पहचान गए थे कि स्कॉट नहीं है, लेकिन भगत सिंह जब तक समझा पाते राजगुरु को, तब तक तो वो दीवाना गोली चला चुका था। तो खैर उसके बाद भगत सिंह ने भी गोलियां चलाई कि भाई जब मार दी है गोली तो फिर काम कंप्लीट होना चाहिए। और वो कोई दूध का धुला तो सैंडर्स भी नहीं था, लाठियां तो उसने बरसाई थी ना। खैर तो ये जब दोनों मार के सैंडर्स को भाग रहे थे, ये सड़क से, वो कोर्ट स्ट्रीट कहलाती है गली जो डीएवी कॉलेज के बगल से जाती है, उस गली से भाग के ये डीएवी कॉलेज के अंदर एंटर करते हैं। तो वहाँ कॉलेज में जब ये एंटर कर रहे हैं, भाग रहे हैं, इनके पीछे पीछे एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर होते थे, मिस्टर फर्न, अंग्रेज थे, वो भी भागे। और ये चानन सिंह, ये हेड कांस्टेबल थे, ये भी भागे। तो फर्न पे राजगुरु ने गोली चलाई, उसने डक किया और फिर वो तो लेट गया वहीं सड़क पे, वो नहीं उठा फिर। लेकिन चानन सिंह वो भले ही अंग्रेजों के साथ था पर एक बहादुर हिंदुस्तानी था, वो इनको पकड़ने के लिए पीछे दौड़ता रहा। जब डीएवी कॉलेज में ये एंटर कर गए तो ये आगे थे, आज़ाद बीच में आ गए। वो दीवार थे, सुरक्षा कवच थे। पीछे भाग रहा चानन सिंह, तो आज़ाद ने उसको चेतावनी दी कि लौट जाओ, मैं किसी हिंदुस्तानी का खून नहीं बहाना चाहता। लेकिन चानन सिंह वो नहीं माना, वो आगे दौड़ता रहा। तो फिर मजबूर होके आज़ाद ने चानन सिंह को गोली मार दी। हालांकि ये भी वाकया आता है कि आज़ाद बड़े दुखी हुए थे कि भाई मजबूरी में देखे कि हिंदुस्तानी के ऊपर गोली चलानी पड़ी, लेकिन उसकी बीवी बच्चों पर क्या बीतेगी, क्या गुजरेगी, कितना कष्ट उनको होगा। तो ऐसा हुआ था। सर, भगत सिंह और राजगुरु सैंडर्स वध के बाद लाहौर से कैसे सुरक्षित निकले बाहर, ये सभी लोग जानते हैं, कई फिल्मों में दर्शाया गया है। पर आज़ाद के बारे में कई भ्रांतियां हैं, कैसे बाहर निकले सुरक्षित, इसके बारे में हमें बताएं। बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर सरोहा। आज़ाद कैसे बाहर निकले, इसको लेके कई भ्रांतियां हैं, सही बात है। भगत सिंह कैसे निकले, जैसे आपने अभी जिक्र किया, फिल्मों में भी देखा है कि वो और राजगुरु साथ में थी दुर्गा भाभी, जो अपने 3 साल के बेटे शची को लेके चली थी। भगत सिंह एक बड़े अफसर के गेटअप में थे और दुर्गा भाभी उनकी पत्नी बनी थी, राजगुरु इनके नौकर बने थे। वो योजना बनाई थी सुखदेव ने, और सुखदेव ने सिर्फ भगत सिंह राजगुरु को ही सुरक्षित बाहर निकालने की योजना बनाई, ऐसा नहीं है। चंद्रशेखर आजाद को सुरक्षित निकालने में भी सुखदेव की भूमिका सबसे बड़ी थी। कैसे थी? इस काम के लिए उन्होंने अपनी मां को लगा दिया था, कोई साधारण बात नहीं है, सोच के देखिएगा। 25 दिसंबर 1928 को लाहौर से 4 व्यक्ति एक 3rd क्लास के कंपार्टमेंट में ट्रेन से चलते हैं। और कौन कौन है 4 लोग? इनमें एक है मां रली देई, सुखदेव की मां, दूसरे क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद, और तीसरे क्रांतिकारी किशोरी लाल। साथ में चौथा कौन है? वो एक बच्ची है जो सुखदेव के घरेलू सेवक हुआ करते थे, पंडित शिवराम दास, उनकी बेटी थी, छोटी सी बच्ची जिसको सुखदेव की मां ने बेटी की तरह पाला था। तो इनके लिए कॉमन टिकट खरीदा गया, 3.5 टिकट ऐसे बने। एक रिसीट कटती थी, तो वो रिसीट कटी हुई है। और इसका उल्लेख क्रांतिकारी शिव वर्मा अपनी पुस्तक संस्मृतियों में करते हैं। और इसके साथ ही मैंने स्वयं भी इस मुकदमे से जुड़ी सारी फाइल्स नेशनल आर्काइव्स में रखी हैं, मैंने देखी हैं। और ये टिकट, इसकी कार्बन कॉपी हमने देखी है, दर्शकों को भी हम दिखाएंगे। तो फैक्ट ये था कि ये ऐसे ट्रेन से वहाँ से निकलते हैं और दिल्ली तक ये चारों आए।
वहाँ से आज़ाद आगे गए और ये बाकी 3 लोग वापस लौट आए थे। वो रिटर्न टिकट था और कुल 36 रुपये 7 आने किराया लगा था, रिटर्न टिकट इन 4 लोगों के लिए, लाहौर से मथुरा और वापस का, ऐसे था। हालांकि कई साथी क्रांतिकारियों ने भी लिखा और वही कुछ फिल्मों में दिखाया भी गया, आप ध्यान से नोटिस करें नेक्स्ट टाइम। ऐसा बताया गया कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद तो एक साधु वेश में थे, राम नामी, उन्होंने दोशाला ओढ़ा हुआ था। किसी में दिखाया कि वो एक साधु हैं, भजन मंडली है, कीर्तन मंडली, वो करते हुए चले जाते हैं। लेकिन वो बातें जो थी वो काल्पनिक हैं, साथी क्रांतिकारियों ने भी लिखी हैं, पर वो सच नहीं है। सच ये है जो क्रांतिकारी शिव वर्मा लिखते हैं, और उसको मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने स्वयं उस मुकदमे के कागजात सारे देखे हैं और प्रमाणिक बात यही है, ऐसे बाहर निकले थे। सर, एक घटना और सुनी है मैंने कि रक्षाबंधन के पर्व था और आज़ाद कानपुर थे प्यारेलाल अग्रवाल के घर पे, और उसी दिन पुलिस ने चारों ओर से घर को घेर लिया था, तो आज़ाद वहाँ से कैसे निकले? बड़ी मज़ेदार बात है प्रीतिका। प्यारेलाल अग्रवाल कांग्रेस के वर्कर थे और एक प्रिंटिंग प्रेस भी थी उनकी। पुलिस को ये संदेह था कि उनकी प्रेस में एक ऑब्जेक्शनेबल कोई पर्चा छपा था, वो उस प्रेस को सर्च करने के लिए आए थे। लेकिन जब पुलिस ने चारों तरफ से घर को घेर लिया, इनको तो नहीं पता पुलिस किस लिए यहाँ पे आई है। इनको लगा कि आज़ाद चूंकि घर पे हैं और किसी ने खबर दे दी है और आज़ाद को पकड़ने पुलिस आई है। अब संकट हो गया कि कैसे निकाला जाए सुरक्षित बाहर। इनकी पत्नी तारा अग्रवाल उस टाइम बड़ी हिम्मत का काम करती हैं और वो अपने बेटे को, छोटा सा बच्चा है हृदय, उसको गोद लेती हैं और आज़ाद के सिर पे एक बड़ा भारी थाल मिठाई और फलों से भरा हुआ वो इनके सिर पे रखती हैं, ऊपर कपड़े से ढकती हैं और मिठाई फलों के नीचे आज़ाद की पिस्तौल भी रखवा लेती हैं। और ये नौकर वेश में है, मैली कुचैली फटी पुरानी धोती कुर्ता पहने हुए आज़ाद ऊपर रहते हैं। तो ये जीना उतरते हैं, आगे आगे नौकर सिर पे वो थाल लेके चल रहे हैं और पीछे बच्चे को गोद लेके तारा अग्रवाल चल रही हैं। नीचे पहुंचते हैं तो जो पुलिस अधिकारी है उसको भी राखी बांध देती हैं, बधाई देती हैं और जानते थे, पहचानते थे। भले ही वो आए थे इन्हीं के घर को सर्च करने, लेकिन जानते तो थे, बड़ी प्रोमिनेंट फैमिली थी ये। तो कहती हैं आज तो राखी का दिन है, तुम भी भाई जैसे हो, उसको राखी बांधती है। तो इधर उसको राखी बांधती है, उधर आज़ाद थाली लेके निकल जाते हैं आराम से, क्योंकि सबकी नज़र अब अपने उस पुलिस अफसर पे है जो राखी बंधवा रहे थे कांग्रेस वर्कर से। और जब जीना उतर रहे थे तो अपने नौकर को यानी कि आज़ाद को ऐसे झड़क रही थी, किसी को संदेह भी ना हो कि हाँ ये तो पक्का नौकर ही है। तो ऐसे आज़ाद वहाँ से बाहर निकल गए थे। और एक और घटना का जिक्र तारा अग्रवाल ही करती हैं। वो कहती हैं कि हम वहीं कानपुर में पुलिस ये शराब की दुकान की पिकेटिंग कर रहे थे। शराब की दुकान थी, कोई जमशेद जी उनकी दुकान थी और उसके बाहर धरना दे रहे थे ये लोग, नहीं होनी चाहिए शराब की दुकान। तो उस जमशेद जी के लड़के ने तारा अग्रवाल को ठोकर मारी। इस बात की खबर जब आज़ाद तक होती है तो बहुत गुस्सा आता है। आपको ध्यान होगा कि भाग 5 में भी हमने चर्चा की थी कि रामदयाल अपनी पत्नी को पीटता था, आज़ाद भिड़ गए थे। यहाँ जब उनको पता चला कि तारा अग्रवाल तो इनकी बहन के जैसी हैं, कि उनको ठोकर मारी है एक शराब बेचने वाले ने, तो कहते हैं 3 दिन लगेंगे, सबक सिखा दूंगा। और कैसे हुआ, किसने किया ये तो नहीं मालूम, पर ठीक 3 दिन के बाद वो दुकान जला दी गई थी। तो ऐसे आज़ाद ने वो हिसाब बराबर किया। बनारस रेलवे स्टेशन पर भी एक घटना का जिक्र आता है सर इसमें कि एक अंग्रेज सिपाही के साथ इनकी अच्छी हाथापाई हुई। उस घटना के बारे में एक बार बताएं। डॉक्टर सरवा, बात सिर्फ हाथापाई की नहीं थी, अच्छी खासी धुनाई की थी आज़ाद ने अंग्रेज़ की। और इसका जिक्र करते हैं रामकृष्ण खत्री, साथी क्रांतिकारी थे। वो बताते हैं कि एक बार मैं और आज़ाद
बनारस रेलवे स्टेशन पर टहल रहे थे, तो क्या देखते हैं कि एक अंग्रेज फौजी वो सिगरेट पी रहा था और सिगरेट का धुआं डेलिबरेटली एक भारतीय युवती थी वहां पे, उसके चेहरे पर छोड़ रहा था, सिगरेट पीते हुए और धुआं उधर छोड़ रहा था। अब आजाद से बर्दाश्त नहीं हुआ। यहां एक गोरा उनकी आंखों के सामने एक भारतीय युवती पर यूं सिगरेट का धुआं छोड़े उसके चेहरे पे, तो आजाद से रुका ना गया। आजाद ने उसको पकड़ा और जम के पीटा, नीचे गिरा के पीटा, अच्छा खासा पीटा, बल्कि वहाँ वो रेलवे पुलिस भी आ गई, वो मुसीबत भी बन गई थी। लेकिन फिर उसको भी जब ये एहसास हुआ कि दिक्कत तेरी भी बढ़ेगी कि तू एक महिला के साथ दुर्व्यवहार कर रहा था, तो उस बदनामी के चलते फिर मुकदमा आगे नहीं बना, सॉरी कह के वो चला गया। बल्कि यहाँ तक हुआ है कि वो माफ़ी मांग रहा है। रामकृष्ण खत्री लिखते हैं वो नीचे पड़ा पड़ा सॉरी सॉरी फॉरगिव मी वो कहता रहा और आज़ाद मारते जा रहे थे उसको, तो किसी तरह खैर उसको छुड़ाया और निकाल दिया। वो ऐसा था। सर, आगरा में ये जब बम बनाया करते थे, वहाँ क्या व्यवस्था थी इनके खाने पीने की, रहने की? हाँ, बड़ी ही ख़राब हालत थी। ये फरवरी मार्च 1929 की बात है और युग दृष्टा भगत सिंह की अमर क्रांति यात्रा में भी इसके बारे में विस्तार से बताया गया है और दर्शक वहाँ देख सकते हैं। अगर आज़ाद के कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ उन दिनों की, तो जो साथी क्रांतिकारी बताते हैं, देखिए वहाँ सर्दी का, मैंने अभी कहा जैसे फरवरी की बात की, तो फरवरी तो सर्दी होती है, जनवरी में भी बल्कि वहीं थे। तो सर्दी के मौसम में इनके पास ओढ़ने बिछाने के लिए कपड़े भी नहीं थे। शायद 10-12 लोग थे और 3-4 कंबल थे, ओढ़ लो चाहे बिछा लो, इतने सारे लोगों के लिए। तो आज़ाद वहाँ पे अखबार बिछा के और जो धोती पहनते थे दिन में, रात को उसी को ओढ़ के सोते थे सर्दी के मौसम में। ये तो बात रही उनके सोने का इंतज़ाम। और खाने की आप बात करें तो भगवान दास माहौर ने उसके बारे में बड़े विस्तार से लिखा है और हमने, जैसे मैंने कहा, युग दृष्टा भगत सिंह की अमर क्रांति यात्रा में इसके बारे में बताया भी है, कैसे एक टूटे मटके में दाल उबाला करते थे। टूटा हुआ मटका है, उसमें दाल उबालते थे। उस दाल में नमक तो हुआ करता था, उसमें हल्दी मिर्च भी नहीं, और तड़के की बात तो भूल जाइए। सूखी रोटियां जैसी बनती वैसी बना के उसमें डिप करके डुबो के सारे उसके चारों तरफ, उस मटके के चारों तरफ बैठ के वहीं खा लिया करते थे। बर्तन भी नहीं था, और वो भी कभी मिली कभी नहीं मिली, यह हालत थी। साथी क्रांतिकारी जितेंद्र नाथ सान्याल अपनी पुस्तक में उल्लेख करते हैं कि 3 दिन तो ऐसे गुजरे कि सिर्फ दिन में एक बार चाय मिली, कुछ भी नहीं मिला। तो बहुत ही गुर्बत के दिन थे, बड़ी मुश्किल में वो समय उन्होंने वहाँ काटा था। तो आगरा में जैसे बम कारखाना इन्होंने स्थापित किया, आगरा के अलावा कहीं ग्वालियर में भी सुनने में आता है इन्होंने बम कारखाना स्थापित किया, ऐसी भी कोई घटना? हाँ जी बिल्कुल है। जब सेंट्रल असेंबली में बम फेंक दिया गया, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 2 बम फेंके थे, 8 अप्रैल 1929 की घटना है। उसके बाद आगरा, तो उसके बाद क्या, उससे पहले 31 मार्च को ही आगरा खाली कर दिया था। आगरा से ये लोग सहारनपुर चले गए थे, तो एक फैक्ट्री सहारनपुर में लगाई गई, जहां शिव वर्मा थे, जयदेव कपूर थे, गया प्रसाद थे। गया प्रसाद ने ही बल्कि वो घर किराए पे लिया था। इसके अलावा उसके बाद में आज़ाद ने ग्वालियर में बम फैक्ट्री सेटअप करवाई है, और ना सिर्फ वहाँ, आगे चल के कानपुर में भी एक बम फैक्ट्री खुलती है, और इसका संचालन भी आज़ाद की देखरेख में होता है। और जो कानपुर की उस बम फैक्ट्री में जो बम के खोल बने थे, उनके लिए तो अंग्रेज़ों ने लिखा कि इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी है जितनी अच्छी फौजी बमों की है। यानी कि अंग्रेज़ अपनी फ़ौज के लिए जो बना रहे थे, उनके शैल जैसे थे,
इतने अच्छे शेल थे ये कानपुर में जो बने। ग्वालियर में जो बम बने, जब ग्वालियर से गए हैं भगवान दास माहौर और सदाशिव ग्वालियर को छोड़ते हैं, वो भुसावल जा रहे थे, तब रास्ते में वो घटना होती है, उसका उल्लेख फिर कभी करेंगे। वो भी गिरफ्तार रास्ते में हो गए थे। बहरहाल बिल्कुल सही कह रहे हैं, ग्वालियर में भी बम फैक्ट्री लगी थी, लाहौर में भी लगी थी। लाहौर की बम फैक्ट्री से 15 अप्रैल 1929 को सुखदेव, किशोरी लाल और जयगोपाल गिरफ्तार हुए थे। सर, पिछली घटनाओं से हमें पता चला कि आज़ाद जो है नारी का बहुत सम्मान करते थे। एक बार ये कहीं घर पे डाका मारने गए और एक नारी ने इनका हाथ पकड़ लिया, इस घटना के बारे में बताएं। हाँ, वो इनके करियर के शुरू के दिनों की बात है। यशपाल उसका जिक्र करते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में वो डाका डाला गया और वो कहते हैं कि जब वे घर में घुसे तो कोई किसी के घर में आ गए हैं तो वो अपने आप निकाल के सब कुछ दे देंगे, ऐसा तो होता नहीं था, प्रतिरोध भी होता था। तो एक औरत ने आज़ाद का हाथ पकड़ लिया कि नहीं जाने दूंगी। क्रांतिकारी थोड़ी ना जानते थे, वो तो इनको डाकू समझ रहे थे, तो हाथ पकड़ लिया। अब ये ऐसे हाथ छुड़ाने के लिए तो जोर आजमाइश तो करनी पड़ेगी ना। बहन जी हाथ छोड़ दो, मैं क्रांतिकारी हूं, यूं तो नहीं छूटेगा ना, जोर आजमाइश करनी पड़ेगी। महिला के साथ जोर आजमाइश आजाद नहीं करेंगे। तो देखिए वो आजाद जो 4-4 से अकेले भिड़ जाते थे, एक महिला ने हाथ पकड़ रखा, उससे हाथ नहीं छुड़वा पा रहे हैं। और जब बाकी सब निकल गए, आजाद नहीं आए, बिस्मिल ने ये देखा कि वो एक औरत ने हाथ पकड़ रखा और चुपचाप खड़े हैं, तो आके डांटा और इनका हाथ छुड़वाया और अच्छा खासा डांटा कि ये क्या तरीका है, मरवाओगे तो था। इतना मान रखते थे वो महिला का। तो दोस्तों, ये था चंद्रशेखर आज़ाद की क्रांति यात्रा का भाग 6। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी हो। कमेंट सेक्शन में हमें लिख के ज़रूर बताएं। जल्द ही मिलेंगे भाग 7 में, जहां हम बात करेंगे इलाहाबाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू और आज़ाद की मुलाकात और कैसे 27 फरवरी 1931 को आज़ाद अंग्रेज़ों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। जय हिंद, जय भारत।